नमस्कार दोस्तों, जब से इंसान इस दुनिया में है तब से इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का निरीक्षण करते हुए इन घटनाओं के पीछे छुपे विज्ञान को जानने की कोशिश करता रहा है। विज्ञान ने अब तक कई रहस्यों को सुलझाया है जिसका परिणाम हमारे सामने है। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जब ब्रह्मांड पैदा नहीं हुआ था तब की स्थिति क्या थी। इसके बारे में अनेकों वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और बताया कि ब्रह्मांड शुरुआत में एक बिंदु में समाया था जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, टेम्परेचर इनफाइनाइट था, तब टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था और तब उस बिंदु पर एक्सट्रीमली यूनिफाइड फोर्स काम कर रहा था। किसी अननोन रीजन की वजह से अचानक उस पॉइंट में धमाका हुआ। स्पेस के एक्सपेंड होने की वजह से उस पॉइंट का भी एक्सपेंशन होता गया। एक रैपिड इन्फ्लेशन की वजह से जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया तब पार्टिकल और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगा और इस तरह आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। शॉर्ट में यह है बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पर बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रह्मांड के पैदा होने के बारे में। महावैज्ञानिक आदि गुरु भगवान शिव क्या कहते हैं। महाभारत में बताया गया है कि जब भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए होते हैं तब अपने उपदेश में भगवान शिव और उनकी पत्नी उमा की आपसी चर्चा को बताते हैं, जहां उमा माता पार्वती भगवान शिव से ब्रह्मांड के मूल कारण प्रकृति के बारे में पूछती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पार्वती मैया भगवान शिव से पदार्थ की मूल अवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, यानी परमाणु रूपी अवस्था के बारे में, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसे आपका घर ईंटों से बना है, एक घड़ा मिट्टी से बना है, वैसे ही ब्रह्मांड जिस मूल पदार्थ से बना है उसका नाम प्रकृति है। ब्रह्मांड शुरुआत में अपने फंडामेंटल मूल पदार्थ प्रकृति के रूप में रहता है। भगवान शिव बताते हैं कि ब्रह्मांड शुरुआती स्थिति में प्रकृति रूप में अनंत आकाश में समान रूप से फैला हुआ होता है। ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट को प्रलय कहा जाता है, क्योंकि प्रलय का मतलब है कि ब्रह्मांड चारों तरफ से अपने मूल कारण में लय हो जाता है। उस मूल पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है नित्य, यानी कि उसका कोई कारण नहीं होता। वो कारण रहित होता है, इटर्नल होता है। वह कभी पैदा नहीं होता और कभी नष्ट भी नहीं होता। वह हमेशा अपनी मूल अवस्था में ही बना रहता है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एक, यानी कि अनंत आकाश में समान रूप से भरा होता है। उसकी डेंसिटी कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होती, हर जगह शून्य डेंसिटी होती है। उसी की तीसरी प्रॉपर्टी है अणु, यानी कि वह पदार्थ सबसे सूक्ष्म है। अणु का मतलब गोलकण जैसी अवस्था नहीं होती, बल्कि अणु का मतलब सूक्ष्म होता है, जिससे सूक्ष्म कण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अब तक मॉडर्न साइंस में जाने गए सभी पार्टिकल्स से भी सूक्ष्म है। उसकी चौथी प्रॉपर्टी है व्यापी, यानी कि वह अनंत आकाश में हर जगह भरा होता है, कहीं भी वैक्यूम स्पेस नहीं होता। उसकी पांचवी प्रॉपर्टी है क्रियाहीन, यानी कि उसमें कोई क्रिया नहीं होती, शुरुआत में वह बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। उसकी छठी प्रॉपर्टी है अहेतुक, यानी कि इसका कोई कारण नहीं है, ईश्वर भी इसका कारण नहीं है। सातवीं प्रॉपर्टी है अग्राह्य, यानी कि इस पदार्थ को किसी भी इंद्री से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। आठवीं प्रॉपर्टी है अव्यक्त, यानी कि इसे व्यक्त नहीं कर सकते, इस पदार्थ को कभी भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। नवीं प्रॉपर्टी है मूल, यानी कि यह इस ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का मूल है। 10वीं प्रॉपर्टी है प्रधान, यानी कि यह सूक्ष्मतम पदार्थ पूरे ब्रह्मांड के जड़ पदार्थ का तारण करने वाला होता है। जड़ पदार्थ के अनेकों गुणों की उत्पत्ति इस पदार्थ के गुणों से होती है, चाहे वह द्रव्यमान ही क्यों ना हो। तो इन 10 गुणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड की शुरुआती स्थिति में मूल पदार्थ अनंत आकाश में समान रूप से फैला हुआ था। उस समय अनंत अंधकार व्याप्त रहता है, यानी अनंत शीतलता लिए हुए, शून्य द्रव्यमान, शून्य घनत्व, शून्य टेम्परेचर तथा शून्य क्रिया सहित होता है। ना कोई गति होती है, ना कोई कंपन होता है, ना कोई फोर्स होता है, ना कोई साउंड होता है।
पूरे अनंत आकाश में भरा होने के कारण वह क्यों में स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर कोई फिजिसिस्ट यह सोच सकता है कि वैदिक थ्योरी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती, क्योंकि पहले जीरो एनर्जी और जीरो मास था और वर्तमान ब्रह्मांड में मास और एनर्जी जीरो नहीं है। लेकिन जब हम एनर्जी और मास का वास्तविक मतलब जानेंगे तो यह बात भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ मास और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फेल नहीं होता। वैदिक थ्योरी में सृष्टि और प्रलय का साइकिल चलता रहता है, यानी कि इस ब्रह्मांड से पहले भी एक ब्रह्मांड था और उससे पहले भी ब्रह्मांड था, और वेद कहते हैं जैसा पहले वाला ब्रह्मांड था वैसा का वैसा आज है, यानी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। इसका साफ तौर पर मतलब यह भी है कि जितना मास और एनर्जी पहले ब्रह्मांड में था उतना मास और एनर्जी आज के ब्रह्मांड में है। तो वैदिक थ्योरी में मास और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फेल नहीं होता। और अब यदि हम बिग बैंग थ्योरी और वैदिक थ्योरी की इनिशियल स्टेट में कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का अंतर है। बिग बैंग में पदार्थ इन्फिनिट डेंसिटी में एक ही पॉइंट पर रहता है, जहां टेम्परेचर भी होता है, मोशन भी होती है, फोर्स भी होता है, जबकि भग वहाँ है। वैदिक थ्योरी में पूरे ब्रह्मांड में सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास एनर्जी यह सब जीरो थी, क्योंकि मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज स्लीपिंग मोड में होती हैं। इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज जीरो होती है। बिग बैंग में ब्रह्मांड अननोन रीजन की वजह से एक पॉइंट से एक्सपेंड होकर आज की वर्तमान स्थिति में आया है, जबकि वैदिक थ्योरी में ब्रह्मांड अनंत वॉल्यूम में भरे बेसिक मूल पदार्थ में कॉल तत्व की प्रेरणा से ईश्वर के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से करोड़ों सालों में बना है। यदि हम बिग बैंग थ्योरी और वैदिक थ्योरी में सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी यह है कि बिग बैंग में भी इनिशियल स्टेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। वैदिक थ्योरी में भी ऐसा है। बिग बैंग में भी स्पेस और टाइम नहीं होता और वैदिक थ्योरी में भी स्पेस और टाइम नहीं होता। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? वैदिक थ्योरी सही है या बिग बैंग थ्योरी? मेरे अनुसार तो भगवान शिव की बातें ज्यादा साइंटिफिक लगती हैं। वैसे भी साइंस को तो उससे मतलब है जो सही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना।